हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें हम आज 2024 को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी गाइस पांचों टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट हो। आज हम सोशल इश्यूज को कवर करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे ही साल की वीडियोज अपलोडेड हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं डायरेक्टली सोशल इश्यूज के साथ। उसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर। देखो, ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो ये जानो। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को कंपलसरी बोला है वहाँ पर। बिल क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, और बिल में इन्होंने साफ तरीके से बोला है कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो लोग भी, अगर मान लो आप उत्तराखंड में रहते हो, आपका कोई लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है मोर ऑन द न्यूज रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंसी विद रजिस्ट्रार, ये सब करना पड़ेगा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में कंपलसरी करा है कि आपका कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ लिव इन रिलेशनशिप। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए यानी लड़का लड़की का लिव इन रिलेशनशिप हो, वो यहाँ पर याद रखना। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ये सब चक्कर नहीं है, गे वगैरह का नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स यानी लड़का लड़की अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अपनी स्टार्टिंग डेट की, इस डेट से हमारा लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है और इसमें एंड हुआ है। ठीक है। दिस विल रिकॉर्ड विल बी केप्ट इन पुलिस स्टेशन में भी रखा जाएगा। अच्छा, अब दिस इज अ प्रोविजन फॉर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू द वुमेन व्हेन डिजर्टेड बाय हर पार्टनर। ध्यान रखना क्यों बनाया गया है प्रोविजन, कि अगर वुमेन अपने पार्टनर से बिछड़ती है, उस समय पर उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस दिया जा सके, इसलिए करा गया है। दूसरा, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब जेल टर्म अप टू 6 मंथ फॉर नॉट कंडक्टिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ द रिलेशनशिप। अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं करा रखा है, तो 6 मंथ का आपको जेल भी मिलेगा। इट इम्पोजेस स्ट्रिंजेंट, इसमें टर्म्स हैं कंसेंसुअल रिलेशनशिप में बिटवीन एडल्ट एंड रेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें साफ साफ टर्म्स हैं पूरे के पूरे, और इससे बोला हुआ है, क्योंकि देखो इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी पे तो बात आएगी आएगी, है ना। अब देखो, अगर हम ना इंडिया के अंदर बात करें कि लिव इन रिलेशनशिप में इंडिया में क्या लॉज एंड कस्टम्स, क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो, इंडिया में अभी तक लिव इन रिलेशनशिप पे एक्सप्लिसिटली कोई लॉ कस्टम वगैरह नहीं है। हाँ, कुछ जुडिशल डिसीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड करा है, रिकॉग्नाइज करा है लिव इन पार्टनरशिप्स को, और कुछ गाइडलाइंस दी है कि कैसे हैंडल करना है। कह रहा कैसे कैसे कह रहा है, 1978 में ही बद्री प्रसाद वर्सेस डीन डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का एक बता रखा ऑब्जर्वेशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, उसको लीगल करार देना चाहिए। और अब क्योंकि वो रिक्वायरमेंट, अगर मैरिज की लीगल एज है, कंसेंट है, मेंटल कैपेसिटी है, तो उसको फिर एज अ लीगल माना जाना चाहिए, ऐसा लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट केस आया था 2018 के अंदर, ललिता टुप्पो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, लिव इन पार्टनर जो होते हैं वुड बी इंटाइटल टू मोर रिलीफ देन व्हाट इज कंटेम्पलेटेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। उनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, भारता मट्टा वर्सेस आर विजय रंगनाथन का केस था 2010 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बच्चे पैदा हो जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, वो लेजिटमेट चिल्ड्रन होगा, उसको अलाउ होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसको बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो बच्चा है, वो लिव इन रिलेशनशिप से आया है, लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी उसको मिलेगा। तो इस केस से ही आया वो। फिर लास्ट आपका 2013 में, पता है कब हुआ? 2013 में बोला गया, इंदिरा शर्मा वर्सेस के वी शर्मा का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना साफ तौर पे बोला कि म्यूचुअल लिव इन रिलेशनशिप अगर जो है, इट्स नॉट इलीगल अगर पार्टनर्स दो अनमैरिड है। और तो ये कोई ऑफेंस का पार्ट नहीं, क्योंकि दोनों ने बड़ा म्यूचुअली आके, दोनों ने अपना आपसी आपसी सहमति से ही रिलेशनशिप बनाया है। अब यहाँ ये कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप किसी भी मैरिज और इंस्टीट्यूशन को कैसे अफेक्ट डालता है। देखो, सोशल बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, आप भी जानते हो। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, अर्बनाइजेशन है, कॉस्मोपॉलिटन नॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देखा जा रहा है प्री मैरिटल जो आपके कोहेबिशन और लिव इन अरेंजमेंट है, वो भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, स्पेशली अमंग यंग जनरेशन। अब ये कह रहा है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है। आप भी जानते हो, जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, लोग मैरिजेस में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो ना किसी चीज़ का बर्डन उठाना नहीं चाहते हैं। वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ चॉइस रहे। और स्पेशली इन द फेस ऑफ हिस्टोरिकली प्रिवेलेंट अरेंज मैरिज और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमें ना करना पड़े।
सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हमसे ना हो रहे, हमें कोई मैरिज वाले काम ना, अरेंज मैरिजेस ना करनी पड़े, इसके लिए वो ये रास्ता निकाल लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ना कमिटमेंट के जो इवॉल्विंग व्यूज आ रहे हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट होता था कमिटमेंट का वो इवॉल्व हुआ। पहले इमोशनल कनेक्शंस, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी थी। दैट रिड्यूसेस द सेंटिटी ऑफ मैरिज एज अल्टीमेट सिंबल ऑफ कमिटमेंट। क्योंकि मैरिज एक तरह का क्या है, मैरिज देखो बेसिकली मैरिज एक कमिटमेंट है। अब क्योंकि कमिटमेंट भी इवॉल्व हो रहा है, इसमें भी कई तरह की चीजें आ रही हैं, तो उस हिसाब से ये चेंज हो रहा है मामला। फिर टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, कह रहा है देखो लिव इन रिलेशनशिप एक तरह का टेस्ट भी देता है कि शादी से पहले हम कितने कंपैटिबल हैं, पहले हम वैसे ही चेक कर ले रहकर, और एड्रेस करें कंसर्न्स अबाउट रिस्ट्रिक्टिव और कम्बरसम मैरिज प्रोसीजर्स को देखते हुए। तो कह रहा है कि हम सीधा मैरिजेस में घुसे उससे पहले हम ये भी चेक कर लें। फिर फोर्थ है आपका लीगल एंड सोशल डायनेमिक्स। तो डिस्पाइट लीगल रिकॉग्निशन, सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप चैलेंजेस जो है, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, ये सब डिबेट वगैरह मामला जो है वो सब ठीक हो। फिर फैमिली पे इम्पैक्ट, लिव इन रिलेशनशिप चैलेंज करता है आपके ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें उठती हैं, सोसाइटल टेंशन उठती हैं। तो कह रहा है आप उससे भी बचना चाहते हैं लोग, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। फिर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कंसर्न रहता है। आप डिवोर्स लोगे उसमें आपका पैसा इतना जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है प्री न्यूप्टियल। अब ये क्या होता है ये भी आप जान लो, क्योंकि देखो इससे जुड़े ना शब्दों को भी आपको पता होने चाहिए। तो जब हम इस तरह की पढ़ाई करें तो हमें पता होना चाहिए। देखो एक तरह का ना ये अग्रीमेंट होता है, प्री मैरिटल अग्रीमेंट कहते हैं, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कपल इसमें जाता है। उसका प्राइमरी पर्पस पता है क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस को बचाना, मैरिज को सक्सीड करने के लिए, ताकि ये सक्सीड रहे उसके लिए किया जाता है। तो इस तरह का ये प्री निप्चुअल करके कुछ एक सिस्टम ऐसा आता है। तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस तो है नहीं जो प्री एग्रीमेंट वगैरह कराएं, ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ होती है, ऐसा भी कुछ होता है आपका सिस्टम जिसमें ना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कपल के बीच में शादी से पहले ही, इसे कहते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हमें ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहा है यार कहाँ पे इतना सारा पैसा देते रहोगे डिवोर्स वगैरह में, तो उससे बचने के लिए किया जाता है। तो कंक्लूडिंग इसमें कह रहा है कि देखो टू एड्रेस दी एम्बिग्यूटी दैट ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस एंड जजमेंट, जरूरत पता है किस चीज़ की, एक सेपरेट लेजिस्लेशन हो जो लिव इन रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली एड्रेस करे। एम्बिगुअस बहुत ज़्यादा क्लॉज होंगे अगर, तो फिर वो स्टेटस और चिल्ड्रन के क्या स्टेटस रहेगा, उसके राइट्स क्या होंगे ऐसे बच्चे के, ये सब चीज़ें ना आप क्लियर कट लिखो। उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सबसे बचने की ज़रूरत है। तो दिस इज अबाउट गाइस दिस टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू डायरेक्टली टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। कह रहा देखो रीजन मैं बता दूं आपको, रिसेंटली क्या होता है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की जाती है 2021 में। इसकी एक रिपोर्ट आती है, लैंसेट हाईलाइट करता है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिरता जा रहा है, 1.29 से 1.04 हुआ है। याद रखना क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, फॉल हुआ है। पहले 1.29 था, अभी 1.04 हुआ है। 2050 एंड 2100 में तो पता नहीं कितना कितना जाएगा। कहते देखो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना हमारा, देखो पहली बात तो होता क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं टू ए वुमेन। अगर कोई करंट फर्टिलिटी पैटर्न को एक्सपीरियंस कर रहा है थ्रू आउट अ रिप्रोडक्टिव स्पैन 15 to 49 ईयर्स, तो टोटल फर्टिलिटी रेट समझते हो मेरा मतलब आप, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि 2 बच्चे पर वुमेन जो है वो कंसिडर किया जाता है, और वो रिप्लेसमेंट रेट भी है पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से रिलेटिव स्टेबिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का एक सीधा सा मतलब है एवरेज नंबर ऑफ बच्चे कितने पैदा वुमेन कर सकती है, ठीक है, करंट फर्टिलिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पूरा डेटा बैंक दे दिया कि वही 1.83 1.59 ग्लोबल टीएफआर चल रहा है, इंडिया का 1.91 चल रहा है 2021 में। तो कह रहा है कि देखो सबसे बड़ी बात समझने की है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम क्यों होता जा रहा है। क्या जानते हो सबसे बड़ी बात, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वुमेन पढ़ लिख रही है, वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज भी जानती है, चाइल्ड हेल्थ भी जानती है कैसे उसको ठीक रखना है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन उसका बढ़ गया है, तो वो फिर करती ही नहीं, बच्चे ज़्यादा पैदा रहते। फिर फैमिली प्लानिंग, कह रहा गवर्नमेंट लेड इतने फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव आ गए हैं कि नंबर ऑफ चाइल्ड इतने होने चाहिए, तो उससे भी डिक्लाइन कर रहा है।
मैरिज बहुत डिले हो रही है। कह रहा एवरेज एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी हैज ड्रॉप फ्रॉम मिड 20 में होती थी, अब मिड टू लेट 30s तक जा रही है, क्योंकि मैरिज बहुत लेट होती है। फिर इनफर्टिलिटी की बात है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें शार्प डिक्लाइन है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स को लेके। वुमेन मोटी होती है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस में रहती है, वुमेन भी स्मोकिंग करती है, तो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा उस पर मार खाता है। तो पोल्यूशन रिड्यूस कर रहा है, तो अल्टीमेटली लीडिंग टू इनफर्टिलिटी अमंग कपल्स। तो जनरल फर्टिलिटी इंडिया में जो है वो 20% से 100 ईयर्स में होते होते वो 30 बिलियन अफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। कह रहा है फिर चाइल्ड की मोर्टेलिटी, क्योंकि देखो चाइल्ड आपका ना हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो गई है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, देन फर्दर डिक्लाइन इन द टीएफआर। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो ये तो आपको मैंने बता दिया कि टोटल फर्टिलिटी रेट इस वजह से डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा देखो, अगर देखें दोनों एस्पेक्ट इसके, बताती हूँ मैं आपको। टोटल फर्टिलिटी रेट का अगर डिक्लाइन होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जानते हो क्या होगा? इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो, यानी कि सस्टेन लो फर्टिलिटी विल प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन विद फ्यूअर यंग पीपल रिलेटिव टू ओल्डर पीपल। कह रहा देखो जो डिपेंडेंसी रेशियो है ना, जैसे चाइना जापान में हो गई है, बस वैसे ही हो जाएगा। आपकी एक दिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो पॉपुलेशन ओल्ड वाली है वो ज्यादा हो जाएगी, यंग पॉपुलेशन रह नहीं जाएगी, तो क्या करोगे आप? कह रहा फिजिकल चैलेंज बहुत बढ़ जाएगा, पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 to 59 ईयर्स होती है, जब वो कम होती चली जाएगी तो सोशल सिक्योरिटी पे स्पेंड करना पड़ेगा ज़्यादा, पेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो फिजिकल रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ गया। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लेबर फोर्स पे। लेबर की प्रोडक्टिविटी एडवर्सली चली जाएगी, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी स्किल्ड वर्कर्स की। लेबर मार्केट में इम्बैलेंस आएगा, इकोनॉमिक स्टेगनेशन हो जाएगी। फिर माइग्रेशन का दिक्कत, कह रहा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ, माइग्रेशन पैटर्न भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। कंट्री जो कि एजिंग पॉपुलेशन होगी वो अट्रैक्ट करेंगे माइग्रेट्स को, ताकि वर्कफोर्स शॉर्टेजेस को वो एड्रेस कर पाए। डाइवर्सिटी एंड इमाइग्रेशन पॉलिसी में टेंशन आ जाएगी। फिर फैमिली डायनेमिक्स कितना बदल जाएगा सोचो आप। फैमिली साइज कम होता 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 ग्रैंड पेरेंटल चाइल्ड केयर ये सब रह जाएगा। अब क्या रह गया? लोनलीनेस एल्डर लाइफ में, साइकोलॉजिकल इश्यूज उनके साथ आ जाते हैं। अब देखो जितने भी बूढ़ी पॉपुलेशन होगी, बहुत एल्डर पॉपुलेशन होगी, ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी, उसकी जिंदगी में क्या रहा फिर ये सब क्या हो गया? अल्टीमेटली न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती चली जाएंगी। फिर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलिटी रेट आपका डिक्लाइन करेगा, जिससे आपका क्या होगा? लोअर प्रेशर पड़ेगा लैंड में, वाटर पे, दूसरे रिसोर्सेज में, जिससे इन्वायरमेंटल गोल्स कंट्रीब्यूट होंगे। फिर एजुकेशनल एफिशिएंसी की बात देखो आप, तो डिक्लाइन जो टोटल फर्टिलिटी रेट हो रहा है उससे क्या हो रहा है? एजुकेशनल आउटकम्स इंप्रूव होंगे विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज बीइंग स्पेंट और per capita बाय द स्टेट। फिर वे अहेड में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, सबसे पहला काम इनहेंस कर दो सपोर्ट अपना। गवर्नमेंट और बिजनेसेस जितने भी हैं वो अपने चाइल्ड केयर सपोर्ट पे फोकस करें, टैक्स सब्सिडीज प्रोवाइड करें, पेरेंटल लीव एंटाइटलमेंट्स उस पर ध्यान दें, और क्या करें? जेंडर इक्विटी पे काम करते हैं, कि जो वुमेन जो है अपने करियर को और मदरहुड के साथ मैनेज कर पाए। उसके लिए मेन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो हाउस होल्ड और केयर वर्क दोनों एक साथ साथ मिल के करे वो वुमेन के साथ। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू कॉम्बेट पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक पॉलिसीज में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन रिफॉर्म्स वगैरह आ पाए। फिर स्किल का एनहांसमेंट हो पाए, टू मेक श्योर दैट एन एजिंग पॉपुलेशन डज नॉट बिकम एन इकोनॉमिक डिजास्टर ना हो जाए उसके लिए। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, एज वगैरह, नेसेसरी स्किल्स के साथ उसको प्रोडक्टिव बना दे। फिर नाउ लेट्स कम टू दिस न्यूज इन शॉर्ट, जिसमें हमारी पहली बात हम देखने जा रहे हैं। देखो जहां रिपोर्ट आए, जहां कोई इंडेक्स आए, बिल्कुल अब ध्यान से सुनना। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 का रिलीज किया गया, यूएनडीपी इस पे काम करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको लेकर आती है। इस बार का जो पूरा रिपोर्ट का मामला है वो है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का इस बार ये आपका नाम है पूरे रिपोर्ट का थीम। फिर इस बार ये डेनमार्क ने टॉप करा है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उसके बाद है इंडिया की रैंक बिल्कुल नहीं भूलनी है। 108 आए हैं हम आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ये ध्यान रखना आप। 193 मामला में से हमारा 108 आया है। 2021 में रैंक हमारी 122 थी, स्कोर हमारा 0.437 है। इंडिया के नेबरिंग कंट्री इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भूटान का 80 है, श्रीलंका का 90 है, मालदीव का 76 है, हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं।
तो जो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये कंपोजिट मेजर होता है। इसमें 3 बेसिस पे निकाला जाता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तहत इसमें इंडिकेटर्स मेनली यूज किए जाते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के, एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट के। इसमें आपका फैमिली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स भी पता चलता है, एम्पावरमेंट का पता चलता है। उसके बाद लेबर मार्केट मेजरमेंट होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल। अब इसका जो स्कोर है वो 0 to 1 वाला है। 0 का मतलब है जब वुमेन एंड मेन जो है इक्वली अगर कर रहा है तो 0 स्कोर रहता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा कंट्री है, आपका कहीं इनइक्वालिटी नहीं है बिटवीन जेंडर बेसिस पे, कोई इनइक्वालिटी नहीं। 1 का मतलब है मेन एंड वुमेन को फेयरली, पुअरली, मतलब आप समझ लो पुअर तरीके से चीजें दी जा रही हैं, बहुत गैप है यानी कि। ठीक है। अब इनिशिएटिव लिए हमने अपनी इंडिया की रैंक को इम्प्रूव करने के लिए, तभी हमें 122 से 108 पे ऐसे ही नहीं आया, मजाक में नहीं आया। हमने मिशन शक्ति किया जिसमें अम्ब्रेला स्कीम चलाई, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करा, कोड ऑफ सिविल सोशल सिक्योरिटी पे काम करा, कोड ऑन वेज 2019 पे काम करा, प्रधानमंत्री का एक मातृ वंदना योजना है, मिशन पोषण 2.0 है, इस पे हमने काम करा तो हमारी रैंक इम्प्रूव हुई है। तो याद रखना, जितने भी इंडेक्स बना रहे हो उसके लिए अलग से प्रिपेयर कर लो, इंडिया की रैंक कितनी थी। इंडेक्सेस के लिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अपनी एक कॉपी प्लीज तैयार कर लो जिसमें सारे ही इंडेक्स के बारे में आप लिखते चले जाओ। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिस्टम वाइड जेंडर इक्वालिटी एक्सलरेशन प्लान। देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे था, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने न्यू यूएन सिस्टम वाइड जनरल जेंडर इक्वालिटी एक्सलरेशन प्लान लेकर आए, जिन्होंने बूस्ट करने को बोला कि हम वुमेन एंड गर्ल्स की एम्पावरमेंट को करेंगे। 2012 में यूनाइटेड नेशन चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव करा लैंडमार्क सिस्टम वाइड एक्शन प्लान, ताकि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन की एम्पावरमेंट हो पाए। अब यूएन स्वैप जो है 2.0 2018 में रिलीज हुआ था, इसने बार रेस करे हैं अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स एंड ऑल। यूएन चीफ ने हाईलाइट करा टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड कोटास, ताकि ये सब चीजें की जाए। अब एक शब्द आता है बेक्ड इन बायस, इसका मतलब होता है बायसनेस दिखाना, पर्टिकुलर जेंडर के लिए बड़ा मोह दिखा देना, बड़ा कास्ट बड़ी अच्छी लगती है जी हमें, पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं जी हम, और इतना डीप रूटेड है सोसाइटी में, मतलब भरा पड़ा है ये चीजें। यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को निकाला। फिर इसमें ना 3 प्रायोरिटी सेक्शंस होते हैं, देखो। एक होता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि आप ना अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करके करे, वुमेन को और गर्ल्स दोनों को इक्वालिटी में लेकर आए, और नंबर ऑफ लीडरशिप वुमेन पोजीशंस की बढ़ा दो। ये काम करने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिपोर्ट। इसमें भी समझ लो, परख करके एक आता है, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनसीईआरटी द्वारा ये गाइस किया जाता है। इसमें आपका वही फाउंडेशनल स्टेज के अंदर क्लास 1 और 2 के बच्चों को लिया जाता है, प्रिपरेटरी स्टेज में तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को लिया जाता है, मिडिल क्लास। 360 डिग्री ये पता है क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी आपका रिपोर्ट निकालता है, प्रोग्रेस की रिपोर्ट निकालता है, बच्चों को लेगा और वहां पर लर्नर का ना मतलब चेक करा जाता है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब सोचता कैसा है, और उसका सोशो इमोशनल फैक्टर कैसा है, साइकोमोटर कैसा है। मतलब देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन लाइन चलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये क्या करेगा, बच्चे की लर्निंग का बताएगा, बच्चे की लिटरेसी कैसी है, न्यूमेरेसी स्किल्स कैसी है उसकी, हर लर्नर की यूनिकनेस बताएगा, बच्चे का एक्सप्रेस करने का तरीका बताएगा। समझ रहे हो आप? तो इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन होम एंड स्कूल एंड मेक पेरेंट एन इंटीग्रल पार्ट बनाएगा वो चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस में। तो इसके फीचर्स पता है क्या होंगे, इन बच्चों को ना इंक्वायरी लर्निंग एंड ऑल करने के लिए क्विजेस दी जाएंगी, रोल प्ले वगैरह कराए जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट कराया जाएगा, पेरेंट्स का फीडबैक मांगा जाएगा, ये सब कराया जाएगा, ताकि ना देखो उसका सेल्फ स्टीम बढ़े, और उसका जो डेवलपमेंट गोल है यानी कि हेल्थ एंड वेलबींग उसका अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो जाए, लर्नर इन्वॉल्व रहे उसमें। तो ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, पहले ही याद रखना। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देगा ऑनलाइन लर्नर्स को। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जानते हो क्या, अलाइनमेंट करके बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोर्स सपोर्टिंग इंडस्ट्री नीड को फुलफिल करेगा ये, एआई इनेबल्ड गाइडेंस देगा, आईआईटी मद्रास इसमें नोडल एजेंसी होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज के बारे में, OCCSEA। यूनाइटेड नेशन आपका जो चाइल्ड फंड का रिपोर्ट इसको करता है, यूनिसेफ यानी कि इस बोर्ड रिलीज करता है, और इसका नाम रखा रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैसिलिटेटिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। कह रहा देखो जी ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से देखो बच्चे कितने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं ना। ऑनलाइन प्रेडेटर्स पता है क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चा गया, ठीक है, अब उसको ग्राफिक कंटेंट के द्वारा ऐसी पोस्ट दिखाई जाएंगी, एक्सेस वो कर लेता है इन अप्रोप्रिएट कंटेंट का, सोचो उसका दिमाग पे क्या असर पड़ेगा।
अब इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है इससे? बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट खराब होने लगता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंजाइटी उसको बचपन में ही हो गई, सोचो जरा। पोटेंशियल टू नॉर्मलाइज, ऐसा आसान है इसको डिसेंसिटाइज करना ऐसे बिहेवियर को बच्चे के। फिर इससे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैलेगी, क्योंकि पता उसको कुछ था नहीं, देख उसने ऐसी चीजें ली। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज वो झेलेगा, HIV वो झेलेगा। तो रिकमेंडेशन आई यूनिसेफ वालों की, भैया मैंडेटरी कर दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, बोलो क्लियर एक्सेसिबल चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म बनाए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ट्रांसपेरेंसी हो कि वो इस तरह की चीजें बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाएं। तो IT एक्ट 2000 के अंदर इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो सेक्शन है ना आपका 66E 67, ये सब में स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज के बारे में, IT रूल्स के बारे में। यूट्यूब को बोला है ऑटोमेटिक टूल यूज करे चाइल्ड को दूर रखने के लिए इस तरह की चीजों से। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। देखो लेटेस्ट डेटा आया, इसने बताया कि इंडिया ने मैनेज कर लिया एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब जो वर्ल्ड पॉवर्टी लॉ का ये है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको वर्ल्ड डेटा लैब निकालती है, ग्लोबल प्रोग्रेस चेक करती है कि भाई कितनी आपने खत्म करी है एक्सट्रीम पॉवर्टी को, राइट। तो इसमें फंडेड वही आपका होता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फेडरल मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, जर्मनी की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का है। टूरिज्म भी इसमें मिनिस्ट्री उसमें कोलैबोरेट करके काम कर रही है। बाइसन रिपोर्ट है मध्य प्रदेश में, इसमें फर्स्ट 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश को मिला है, MP को मिला है, याद रखना। टाइप ऑफ रेटिंग सिस्टम है जिसमें आप वेरियस टूरिस्ट फैसिलिटीज को इवेलुएट करते हो, रिवोल्यूशनाइज करते हो। तो यहाँ पर ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है अंडर मिशन लाइफ, ताकि आप सैनिटेशन प्रैक्टिसेस करते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, राइट। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज फॉर सोसाइटी इज होमोसेप एटम। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक है ये, जो क्लीन करता है रोबोट की मदद से, वो सेप्टिक टैंक्स को मदद कर रहा है। स्टार्टअप्स की मदद से ये बना है, सोलिनास करके रीच 16 सिटीज में पहुंच चुका है, स्टार्टअप ही है ये सोलिनास। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, IIT मद्रास की मदद से हुआ है। रोबोटिक सोल्यूशन है, इन्होंने AI वगैरह का इस्तेमाल करते हुए पहले इंस्पेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, मैनेज करेंगे उस कन्फाइंड स्पेस को सैनिटेशन पर्पसेस के लिए। इसमें ब्लेड क्लीनिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों का मतलब एक डिवाइस से सारा कुछ हो जाएगा। अब आप सोचो, इसके बारे में आपको जरूर इन्वायरमेंट का जब आप टॉपिक लिखोगे ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के नुकसान के साथ साथ बताओ उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, तो आपको बहुत बड़ी खबर दे दी है मैंने आज। होमोसेप एटम का इस्तेमाल करो, विच इज द सेप्टिक टैंक मैन-मेड क्लीनिंग रोबोट होता है ये होमोसेप। ठीक है, तो ये काम करेगा जो एलिमिनेट कर देगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को। बहुत बड़ा बूस्ट है ये हमारे लिए। तो ये याद रखना, स्टार्टअप था सोलिनास, उसने करके बनाया है ये, 16 सिटीज में पहुंच चुका है ये। IIT की मद्रास की मदद से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारा कुछ इसको करा जा रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सोसाइटी गाइस। ठीक है, हर एक टॉपिक को इज्जत के साथ पढ़ो और इम्पोर्टेंस सबकी समझो। किसी भी टॉपिक को ये मत सोचा करो कि सोसाइटी तो पढ़ा है, आज क्या कर लेंगे सोसाइटी से। तो आप समझ लो इस तरह की मेंटेलिटी वर्क नहीं करेगी UPSC के पेपर के लिए, इवन फॉर योर PCS पेपर्स एज वेल। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।